क्यों ओशो को दुनिया ने गलत समझा? एक कहानी सुनो। यह कहानी किसी रिपोर्ट का सार नहीं, न ही इतिहास की शुद्ध प्रति। यह एक गांव के चौराहे पर सुनाई गई दास्तां है, जहां पुराने लोग चाय की भाप में बीते हुए दिनों को परोसते हैं। कहते हैं, एक बार एक ऐसे शिक्षक आए जिन्हें लोग प्यार से ओशो कहते थे। उनके बोल छोटे नहीं थे, शांत भी नहीं। वे बोलते थे तो हवा बदल जाती, लोगों के चेहरे पर कोई शोर सा उतर आता। पर दुनिया ने उन्हें अक्सर गलत समझा। क्यों? यह कहानी उसी सवाल का एक जवाब है। कितना सच है, कितना अपूर्ण, यह तुम पर छोड़ देता हूँ। उस गांव के एक बुजुर्ग, नाम था मृदुल। बचपन में उसने ही ओशो के प्रवचनों को पास से देखा था। आज उनके पास बच्चे आए और उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। जब ओशो पहली बार आए, वे किसी पाठशाला से नहीं, किसी सभा से नहीं, वे अपने भीतर के एक ऐसे स्थान से आए जहां बोलना और चुप रहना बराबर मूल्यवान था। लोग उन्हें देखकर अचकचा गए। हमारे यहाँ परंपराओं की भाषा बोलने वाले लोगों की आदत थी, वही पूजा, वही नियम, वही रास्ता। और अचानक एक ऐसे व्यक्ति ने धारा पलट दी जो कहता था, क्यों? किस लिए? तुम क्यों मान रहे हो? पहली वजह तो यह थी कि वे प्रश्न उठाते थे जहां सवाल ही मुए हुए माने जाते थे। समाज जब किसी चीज को अंगीकार कर लेता है, वह विरोध नहीं सह पाता। ओशो ने प्रेम, आनंद, तर्क और मौन का गीत एक साथ गुनगुनाया, और हमारी दुनिया के अधिकतर लोगों ने उस गीत को समझने की जगह उसे जंजीरों की आवाज माना। मृदुल चुप हुए और चाय का घूंट लिया। दूसरी वजह, और यह बड़ी सही मगर घातक थी, वे सरल नहीं दिखते थे। उनके बच्चे, जिन्हें मंडली कहते थे, रंग-बिरंगे कपड़े पहनते, हंसते खेलते और खुले विचारों से जीते। पर दुनिया का नेत्र संकुचित था। उसने रंग ही देखा और रंगों से असमंजस्य को अनैतिकता कह दिया। जो नए तरीके थे, नृत्य, ध्यान, खुली बातचीत, उन्हें गलत संदर्भों में बांध दिया गया। तीसरी वजह थी उनकी भाषा। सीधे अक्षरों में वह कटाक्ष भी करते और प्रशंसक भी होते। वे किसी भी पाखंड, किसी भी दिखावे, किसी भी दिखावट से बचना चाहते थे। पर दुनिया, जो दिखावे की भाषा में ढली हुई थी, उस बचने को ही विद्रोह की भाषा मान बैठी। मीडिया ने, तब के लोग, उन शब्दों को चुनकर पेश किया जिससे भय बढ़े, समझ नहीं। कोई खंडित खबर एक नदी की तरह फैल गई, और नदी में बहती चीजें अक्सर जमीनी वस्तुएं जलाकर छोड़ देती हैं। और चौथी, सबसे बड़ी वजह थी भय। लोगों को उन विचारों से भय था जो उनकी सुरक्षा की भावना को छेड़कर कहें, तुम परिभाषित होकर जी रहे हो तो खो जाओगे। ओशो का हर प्रश्न पूछने का तरीका भीतर के डर को जगाता था। भय, चाहे वह राजनीति की तरह हो या धर्म की तरह, हमेशा प्रतिक्रिया को तेज कर देता है। भय में लोग समझने की कोशिश नहीं करते, वे विरोध कर देने में विश्वास रखते हैं। मृदुल की आंखों में तब स्मृति का धुआंसा छा गया। तुम्हें एक बात बताऊं, जब पहली बार कुछ नगरों में ओशो के अनुयायी बढ़े, तो जो लोग सत्ता के निकट थे, उन्होंने इसे अपनी चुनौती समझा। सत्ता का स्वभाव है, किसी भी नए विचार को पहले जांचो, फिर दोष निकालो और अंत में उसे पीठ पीछे छोड़ दो। पर यह प्रक्रिया जहर बन गई। विरोध ने संवेदनशील विषयों को राजनीति में बदल दिया, और जनता के कानों में वही शब्दों की तेज कड़वाहट पहुंची। याद है न, जब किसी ने कहा कि ओशो परंपरा का विरोध करते हैं, तो लोगों ने उसी एक पंक्ति से सारे पैरों पर लात मार दी। पर असल बात यह है कि वे परंपरा का अपमान नहीं करते थे, वे परंपरा के अंधे पालन का विरोध करते थे। पर हर होना नहीं समझता, और इसलिए गलत समझ का बीज बो दिया गया। एक बच्चे ने पूछा, तो क्या ओशो ने कोई गलती नहीं की? मृदुल मुस्कुराए, गलतियां हम सब करते हैं, पर अक्सर हमारी गलतियां ही दूसरों की गलतियों से जुड़कर बढ़ जाती हैं। ओशो ने भी मानवता के भीतर का अभिमान, आकर्षण
और कभी कभी अनुचित स्वभाव देखा और उसी को चुनौती दी। किसी को जब चुनौती दी जाए तो जवाब अक्सर हिंसक हो सकता है, या तो शब्दों में या कार्यों में। यही हुआ। कहानी में एक मोड़ आता है। गांव में एक नौजवान नाम अनिरुद्ध जो शहर में पढ़कर आया था। उसने कहा, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी ओशो के विषय में। लेखकों ने बताया कि उन्होंने कई बार ऐसे विचार दिए जो समाज को झकझोरते थे, पर मैं यह भी देखता हूं कि उनके अनुयायियों में सच्चा प्रेम था। फिर भी मीडिया ने उन प्रेमों को संदिग्ध बना दिया। ठीक कहा, मृदुल बोले। मीडिया का काम समाचार देना है, पर समाचार अर्थ निकालने तक सीमित रह जाता है। जब किसी भी विचारधारा में उत्साह आया जो अलगसा दिखे तो वह निहायत अलग तरह से दिखाया जाता है। यह सरलता नहीं, यह सुविधा है। तीखे हिस्से काटे जाते हैं और बाकी को सनसनी के रंग में रंग दिया जाता है। वह आगे बोले, लेकिन जो आलोचना थी वह केवल बाहरी नहीं थी। कुछ आंतरिक उलझनों ने भी प्रशंसकों के बीच दरार डाली। कुछ ने शेखी बघारने की कोशिश की, कुछ ने उस ढांचे का लाभ उठाया जो आध्यात्मिकता के नाम पर बन रहा था। ऐसे मामलों में दुनिया ने ओशो को ही दोषी ठहरा दिया, पर क्या हर उस चीज का केंद्र वही होता है जिस पर बहस छिड़ती है? अक्सर नहीं। कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा तब आता है जब मृदुल बताते हैं कि ओशो ने एक बार एक छोटे से कमरे में सिर्फ 10 लोगों के सामने यह कहा था, हमेशा याद रखना, आस्था कभी अज्ञान से जन्म नहीं लेती, वह जिज्ञासा से जन्म लेती है। जिज्ञासु व्यक्ति नियमों को तोड़ता नहीं, वह उन्हें पूछता है। यदि तुम किसी परंपरा को बिना पूछे मानो तो वह आस्था नहीं पर भरोसाहीन अवस्था बन जाती है। एक किशोर के मन में यह सवाल आया, तो क्या दुनिया ने उन्हें इसलिए गलत समझा कि वे जिज्ञासु थे? मृदुल ने सिर हिलाया, हाँ, और जिज्ञासा को असंसाधित देखना खतरनाक होता है। लोग जिज्ञासा को संशय और अवज्ञा के रूप में लेते हैं। वे कहते हैं, अगर सब कुछ पूछोगे तो समाज टूट जाएगा। पर असल में समाज का जन्म, उसकी प्रगति सब प्रश्नों के द्वारा हुई है। इसलिए डर, स्वार्थ और अधीरता ने मिलकर उनके विचारों को गलत रंगों में रंग दिया। कहानी का समापन एक छोटी सी घटना से होता है। एक दिन गांव में भीड़ जमा हुई। कुछ लोग ओशो के बयानों की नकल करते हुए, कुछ ने उनकी शिक्षाओं का संकलन बांटने की कोशिश की। भीड़ में एक बूढ़ा साधु आया जिसने दोनों पक्षों से कहा, तुम्हें ओशो या किसी भी महापुरुष को समझने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, धैर्य और खुद की ईमानदारी। धैर्य से सुनो और ईमानदारी से स्वीकारो कि तुम्हारे वर्तमान विश्वास भी तुम्हारा बचपन है। जब तुम अपने बचपन को छोड़ने की हिम्मत नहीं करोगे तो कोई भी नया विचार तुम्हारे लिए खतरा ही रहेगा। भीड़ चुप हो गई। कुछ समय बाद लोग बिखर गए, पर उस दिन कई लोगों ने लिया कि समझने से पहले निर्णय न लें। पर यह निर्णय दुनिया का नहीं, हर व्यक्ति का निजी फैसला था। और यही कहानी का असली सार था। दुनिया ने ओशो को इसलिए गलत समझा क्योंकि दुनिया अक्सर निर्णय लेती है समझने से पहले। निर्णय तो सुराग होते हैं, समझ एक प्रक्रिया, और प्रक्रिया में समय चाहिए, पर समय हम अक्सर खर्च नहीं करते। कहानी सुनाकर मृदुल बोले, ओशो की गलत फहमी कोई अकेली घटना नहीं थी, यह हमारे सामूहिक भय, संकीर्णता और जल्दीबाजी का परिणाम थी। हम उन लोगों के विचारों को अक्सर अपने पुराने संदूक में तौलते हैं, और यदि वे उसमें नहीं ठहरते तो हम उन्हें अशुद्ध मान लेते हैं। पर जीवन की खूबसूरती वही है जहां वह हमारे पूर्वाग्रहों का परे है। उन्होंने आखिर में यह भी कहा, यह नहीं कहना कि ओशो सही ही थे, हर मानवीय जीवन सीमाओं और गलतियों से भरा है। पर अगर तुम उन्हें सिर्फ और सिर्फ गलती के नजरों से देखोगे तो तुम उनकी बातें सुनने का कोई मौका नहीं पाओगे। और यही हमारी सबसे बड़ी हानि है। हम बहुत से विचारों को काट देते हैं क्योंकि वे हमारे आराम को चुनौती देते हैं,
जब कहानी खत्म हुई तो गांव की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने एक दिया बुझा दिया हो और अब लोग और दिए जलाने की सोच रहे हों। बच्चे बोले, क्या हम उनकी किताबें पढ़े? मृदुल ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ो, पर फिर भी अपनी आंखें बंद मत करो। पढ़ने के बाद जो कुछ भी तुम्हारे भीतर भड़कता है उसे इग्नोर मत करो। समझो, सोचो और फिर फैसला करो। और इस तरह ओशो को दुनिया ने क्यों गलत समझा, इसका एक जवाब इस गांव के चौराहे पर सुनाई गई दास्तां बनकर रह गया। समझने की जिज्ञासा, भय की प्रतिक्रिया, मीडिया की भाषा, सत्ता का रिएक्शन और मानवता की परछाइयां, इन सबने मिलकर एक तस्वीर गढ़ दी जो अक्सर असली चित्र से अलग होती है। वह चित्र कभी कभी डराता है, कभी कभी खिलाता है, पर सच हमेशा वही रहता है जो समझने वाले के भीतर खिलता है, न कि जो दिखाने वाला बाहर से खींचता है। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें उस छोटे कमरे की बहस भी सुना दूं जहां ओशो ने कहा था, यदि तुम मुक्ति चाहो तो पहले अपने मन को छोड़ दो, और यदि तुम प्रेम चाहो तो अपने डर को छोड़ दो। पर यह अगली बार की बात है। तब तक सोचो, क्या तुम किसी को सिर्फ इसलिए गलत समझते हो क्योंकि वह तुम्हारी परिभाषा में नहीं आता?